हाय गाइस, आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जो पूरी इंडिया को हिला के रख दिया था। दक्षिण भारत के घने जंगल, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचता है, जहां रास्ते नहीं सिर्फ कांटा और सन्नाटा था, वहां 20 साल से एक नाम गूंज रहा था और उस जंगलों पे 20 सालों तक राज कर रहा था। उसके पीछे दो राज्य की पुलिस और सरकार लगी हुई थी, लेकिन वहां इतना डर था कि डर का दूसरा नाम बन गया था बीर पन्ना। 1962 के दशक में कर्नाटका के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम रखा जाता है बीर पन्ना। वो बच्चा एक गरीब घर में जन्म जरूर लेता है, लेकिन उसका शौक बचपन से ही बंदूक रखना और शिकार करना होता है। 14 साल के उम्र से ही वो बच्चा शिकार करने के लिए सीखता है और अपने मामा के साथ जंगलों में शिकार करने जाता है और वो पहला हाथी को मार गिराता है। तब उसे सिर्फ शिकार का मजा ही नहीं आता, बल्कि उसने देखा कि हाथी के दांत बहुत ऊंचे कीमतों पर बिकती है और उसका तस्करी करके वो बहुत बड़ा अमीर आदमी बन सकता है। ये शौक उसका एक ऐसा शौक था जो पूरी दुनिया को आगे चल के हिलाने वाली। धीरे धीरे वो हाथी का शिकार करने के क्षेत्र में वो आगे बढ़ता रहा, लेकिन एक दिन उसका खेल बदल गया और वो लाल चंदन की तस्करी करने लगा। इसमें वो महारत हासिल कर लिया और एक समय ऐसा आया कि तस्करों के लिस्ट में नंबर 1 पर आ गया। इस लाल चंदन की तस्करी में वो नंबर 1 हो जाने के बाद उसके ऊपर एक फिल्म भी आई जिसको आप लोग पुष्पा बोलते हैं, और पुष्पा जो फिल्म निकली थी वो इसी पे आधारित थी। बीर पन्ना के ऊपर ही वो फिल्म को बनाया गया था। कर्नाटका और तमिलनाडु के जंगल में वो राज करता था और वो कहता था कि ये जंगल हमारा है और इस जंगल में जो भी चीजें हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। लेकिन आपको भी पता है कि जंगल कहीं भी हो, उस पे हक सिर्फ और सिर्फ सरकार की होती है। उसका नेटवर्क धीरे धीरे इतना मजबूत हो गया, उसी बीच में तकरीबन वो तब तक 200 हाथी को मार चुका था और करीब 150 लोगों को वो मौत की घाट उतार चुका था, जिसमें से कुछ ऑफिसर थे और कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर थे और कुछ वहां का लोकल नागरिक। इससे सरकार और पुलिस काफी परेशान थी और इस तस्करी से जो भी पैसा उसने कमाया उस पैसे को हथियार और गरीब लोगों को दान करने में लगाया। भले ही वो क्रिमिनल था, भले ही वो गैंगस्टर था, लेकिन वो अच्छा काम भी करता था, लोगों के शादियां करवाता था और गरीब लोगों का मदद भी करता था। ऐसा आप मान सकते हैं कि वो गरीब लोगों के लिए एक मसीहा से कम नहीं था। बीर पन्ना सिर्फ तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं था। तमिलनाडु, उत्तराखंड, ऐसे कई सारे जंगल पे उसका धीरे धीरे कब्जा होने लगा और देखते ही देखते पूरा इंडिया में उसका नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि पुलिस और प्रशासन उसके इलाके में जाने से कांपते थे, क्योंकि वो कई पुलिस वाले को भी धोखे से बुलाकर मौत के घाट उतार दिया था। उस गैंगस्टर का एक बहुत ही अजीबोगरीब शौक था। जिस पुलिस वाले को वो मारता था उसकी मुंडी काट कर वो फुटबॉल खेलता था। ये अजीबोगरीब शौक उसको बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर बनाता। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि बीर पन्ना जैसे गैंगस्टर पनपते ही क्यों हैं? क्योंकि बीर पन्ना जैसे गैंगस्टर को कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स सपोर्ट मिल जाता है और कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन में उसका मुखबिर बन जाते हैं और कहीं ना कहीं घूस के दम पर ऐसे लोग बहुत ज्यादा तरक्की कर लेते हैं। इस पर आपका क्या मानना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर हम लौटते हैं कहानी के ऊपर। 27 जुलाई 2000 को बीर पन्ना ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाने वाले, भगवान माने जाने वाले राजकुमार को उसने किडनैप कर लिया। करीब 108 दिनों तक बीर पन्ना ने राजकुमार को किडनैप करके रखा और सरकार के सामने
अपनी कुछ शर्तें रखी। ये न्यूज फैलने के बाद हर दिन एक ही ब्रेकिंग न्यूज रहती थी कि राजकुमार किडनैप हो गया और पूरा देश में एक ही नाम गूंज रहा था, वो नाम था वीरपन्ना। इस वीरपन्ना के आगे दोनों राज्यों की सरकार झुकी और झुकना पड़ा और इसकी हर शर्त को मानना पड़ा। उसके बाद करीब 108 दिन बाद राजकुमार को रिहा किया गया। वीरपन्ना वेश बदलने में माहिर था। कभी वो किसान बन जाता था, कभी वो वर्दी वाला पुलिस बन जाता था और कभी ऑफिसर बन जाता था। उसके गिरोह में करीब 100 हथियारबंद लोग थे। 2004 में 20 साल से फरार एक अपराधी के खिलाफ एक ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है और उस ऑपरेशन में ऑर्डर दिया जाता है कि अब बहुत हुआ, अब इसको खत्म करो, या तो इसे जिंदा पकड़ो या तो मुर्दा। और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया कुकुन। कुकुन ऑपरेशन में कर्नाटका पुलिस और तमिलनाडु पुलिस और बीएसएफ के जवान शामिल थे। ये तीनों ने मिलकर एक मजबूत स्क्वाड का गठन किया और उस स्क्वाड का एक ही मकसद था, वीरपन्ना को खत्म करना। और तभी उस स्क्वाड ने इस ऑपरेशन पे काम करना शुरू किया और वीरपन्ना के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। जब एसटीएफ ने वीरपन्ना की जांच किया तो उसमें ये पता चला कि वीरपन्ना को मोतियाबिंद है और उसके इलाज के लिए वीरपन्ना जंगल से बाहर निकलना चाहता है। इस बात को एसटीएफ ने समझ लिया था और इसी का फायदा उठाते हुए एसटीएफ ने जाल बिछाया और वीरपन्ना को ये यकीन दिलाया कि उसे इलाज के लिए लेके जाया जाएगा। और फिर वीरपन्ना के लिए एक बाकायदा एम्बुलेंस और कुछ गाड़ियां का व्यवस्था करके उसको मुखबिर के जरिए ये खबर पहुंचाया गया कि आप इलाज के लिए जा सकते हो और बिल्कुल आप सेफ हो। और तब वो दिन आया जब वीरपन्ना इलाज के लिए जंगल से बाहर आया। जैसे ही वीरपन्ना जंगल से बाहर आया, पुलिस अपनी जाल पहले से बिछा रखी थी। जैसे ही वीरपन्ना को एम्बुलेंस में बैठाया गया, वैसे ही पुलिस की लगातार धुआंधार गोलीबारी शुरू हो गई। उस गोलीबारी करीब उसके 50 लोग मारे गए और साथ में वीरपन्ना का देहांत हुआ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, ऐसा क्यों नहीं हम करते कि वीरपन्ना जैसे अपराधी कभी पनप ही ना पाए। इसमें कहीं ना कहीं हमारा कानून भी दोषी होता है। कहीं ना कहीं हमारे कानून में कुछ मुखबिर ऐसे बैठे होते हैं जो ऐसे अपराधी की मदद करता है और कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। कहीं ना कहीं हमारी सरकार में भी कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो वीरपन्ना जैसे मुजरिम का साथ देते हैं और उसे पनपने की रास्ता देते हैं। इस पर आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीरपन्ना की कहानी से हमें ये तो सीखने को मिली कि कभी भी एक अपराधी सुखी नहीं रह सकता और सुकून की जिंदगी नहीं जी सकता। हमारे आने वाले जनरेशन के लिए ये सबसे बड़ी सीख है। जो हमारी आने वाली जनरेशन गैंगस्टर बनने की कोशिश करते हैं, उनके लिए खास करके ये एक बहुत बड़ी सीख है कि कभी भी अपराधी चाहे जितना बड़ा हो, उसका अंत एक दिन निश्चित होता है। और इससे हमारे आने वाले युवा को ये सीख मिलती है कि कभी भी अपराध के रास्ते पे ना जाएं। भले ही आप अपराध के रास्ते पे कितना भी मुकाम हासिल कर लें, लेकिन उसका एक दिन एंड होगा और उस एंड की कहानी पुलिस ही लिखती है और कानून ही हमारा लिखता है। इस पर आप लोगों का क्या विचार है, हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद।